हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले ईसीजी में हमने डिस्कस किया था कि जो भी वेव्स हैं वो क्यों बनने वाली हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने जो फिजियोपैथोलॉजी पढ़ाया कि हार्ट के कौन से चैम्बर से ब्लड होके निकलता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिसीज हो सकती हैं। और इस चैप्टर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि ईसीजी में जो पी क्यू आर एस टी यू वेव्स होती हैं कैसे जनरेट होती हैं। जब इनको हम जनरेट करना सीख पाएंगे तो कहीं ना कहीं इनमें कम ज़्यादा कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगा, उसी को हम डिसीज में देखेंगे। ठीक है। तो कैसे ये डिसीज ये बनती हैं वेव्स, ये देखते हैं। ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदौरिया। मैंने इससे पहले फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। ये जो सेकंड पार्ट है वो है मैन ईसीजी के ऊपर कि जो ईसीजी में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं पी क्यू आर एस टी यू, ये कैसे बनते हैं। जब हम इनको बनना सीख लेंगे तो इनके कम ज़्यादा या अगर ये गलत बनेंगे तो वो हम रिदम पकड़ना सीख पाएंगे। रिदम कैसा होगा अगर पी वेव छोटी है। अब पी वेव छोटी बन रही है तो क्यों बन रही है, क्यों क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों मोटा ब्रॉड लंबा चौड़ा बन रहा है, ये सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम ईसीजी को समझ पाएंगे। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है कि कोई भी हार्ट है वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की जरूरत होती है, जो कि हार्ट में एवी नोड और एसए नोड के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो एवी नोड होता है और एसए नोड होता है ये हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पूरी हार्ट रेट इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड होती है। कैसे होती है देखिए, जो ऐसे नोड होता है वो लगभग 75 से 100 की हार्ट बीट को क्रिएट करता है। फिर सेकंड है एवी नोड है, वो मान लीजिए 60 से 75। और जो बंडल ऑफ हिज होता है वो 50 से 40। और बाद बाकी के जो बंडल ब्रांच होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ये 30 से 45 की हार्ट रेट जनरेट करते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक जैसे होता है तो हार्ट अटैक में जो मोस्ट इंफीरियर वाला एमआई होता है उसमें क्या होता है, इन नोड्स को ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या होता है, सीएचबी डेवलप होता है। सीएचबी मीन्स कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम कभी इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर बनाएंगे। अब ये तो दोस्तों कंडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हुआ, मतलब इनकी वजह से हार्ट की जो है हार्ट रेट डिसाइड होती है। लेकिन हमको डिस्कस करना है पी क्यू आर एस वेव। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों जैसे ये मैंने एक ये बनाया है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे। और जो उसका रिलैक्सेशन होगा हार्ट के चैम्बर्स का उसको हम रिपोलराइजेशन बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात है, जो भी वेव्स बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं और क्यों बन रही हैं, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है दोस्तों, ये पी वेव जनरेट हो रही है। अब ये पी वेव जनरेट कब होती है, जैसे ही हमारे दोनों एट्रियम होते हैं जिनमें कि ब्लड फुलफिल्ड होता है, तो जैसे ही ये एट्रियम कंप्रेस होते हैं मतलब डीपोलराइज होते हैं, डीपोलराइज होते हैं तो राइट एट्रियम का ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड बाइकस्पिड वाल्व से वेंट्रिकल में जाएगा। तो जैसे ही एट्रिया कंप्रेस होते हैं तो क्या होता है, ये पी वेव जनरेट होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब एट्रियम की वजह से, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियम के डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी पी वेव जनरेट हो रही है। मतलब अगर कहीं किसी वजह से अगर एट्रियम सही तरीके से डीपोलराइज नहीं हो पा रहे हैं या कम डीपोलराइज हो रहे हैं तो हमारे क्यू ये पी वेव में कुछ ना कुछ कम या ज्यादा आएगा। ठीक। मतलब अगर एट्रियम में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन में या डिपोलराइजेशन में कोई दिक्कत है तो पी वेव हमारा छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, चौड़ा बन सकता है, या फिर क्यू आर कॉम्प्लेक्स के पास में बन सकता है। मतलब अगर एकदम जल्दी वो डिपोलराइज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के
पास में ही बन जाएगा। अगर पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पास में बनेगा तो उसको बोलेंगे प्री एक्टियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पी वेव बनना सीख देख लिया दोस्तों हमने पी वेव कैसे बन रहा है। ठीक, फिर जो एट्रियम होते हैं वो एट्रियम अभी डीपोलराइज हुए तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पूरा ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया। अब होगा क्या, तो एट्रियम को फिर से भरना रहेगा। तो एट्रियम कब तक भर जाता है, ये जो पी से क्यू ये जो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे क्या होता है, पूरा फिर से एट्रियम दोनों क्या होते हैं, फुलफिल हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखते हैं आपके पास में ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये क्यू आर एस, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा एक ही है। मतलब ये कब बनते हैं, जब हमारे वेंट्रिकल्स दोनों तरीके के वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, मतलब डिपोलराइज होते हैं, मतलब दबते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब जैसे ही ये दोनों दबेंगे तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा जो होगा इसका ब्लड जो होगा वो क्या होगा, आर्च ऑफ एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है कि दोनों वेंट्रिकल्स जब कंप्रेस होंगे या डिपोलराइज होंगे तो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिपोलराइज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना या डिपोलराइज होना ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अपीयर करता है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपीयर हो गए हैं, अगर किसी तरीके से वेंट्रिकल्स पूरे तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से डिपोलराइज नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटा बड़ा चौड़ा लंबा बन सकता है। तो इनकी ही स्थिति को हम क्या बोलेंगे, किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई डिसीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब ये जो थर्ड है ये टी वेव, ये जो टी वेव बन रही है ये टी वेव क्या कर रही है, ये टी वेव का मतलब है सीधी सीधी बात है कि आपके वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, फिर से रीपोलराइज हो रहे हैं। मतलब आपके वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। आपके वेंट्रिकल्स फुलफिल होंगे जैसे ही, मतलब रीपोलराइज होंगे, रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, टी वेव जनरेट होगी। ठीक है, टी वेव क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और ये जो सेगमेंट बना दे एस और टी का, ये जो सेगमेंट होगा ये क्या होगा, ये आपके वेंट्रिकल्स के दबने के बाद जैसे ही रिलैक्सेशन की कंडीशन आती है तो आपका क्या होता है, एस टी सेगमेंट बनता है। और जैसे ही पूरे फुलफिल हो जाते हैं आपके क्या वेंट्रिकल्स, तो फिर टी वेव अपीयर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमने एक चीज ये सीखी है कि जो टी वेव है वो एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन की वजह से बनते हैं, और टी वेव जो है वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन, मतलब वो फिर से फुलफिल होते हैं तो क्या बनता है, वेंट्रिकल्स की में टी वेव जनरेट हो जाती है। और जो एट्रिया होते हैं तो जो पी क्यू जो सेगमेंट होता है उतने के बीच में क्या होता है, वेंट्रिकल्स फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज ये देखी कि जो ईसीजी में पी क्यू आर एस टी जो वेव्स होती हैं वो किस तरीके से जनरेट होती हैं, और इनके जनरेशन उतार चढ़ाव कम ज्यादा को जो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनकी कम ज्यादा होने की वजह से मतलब हाइपोकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब की वजह से क्या होता है, PQRST वेव्स पे क्या होता है, असर पड़ता है। ये टॉल टी वेव बन सकते हैं, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट कर सकते हैं, और प्री एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा जिसमें हमने देखा कि जो एवी नोड ऐसे नोड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो ये उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में कम ज्यादा की वजह से ये PQRS कॉम्प्लेक्स की इसमें क्या कर सकते हैं, उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इसलिए कभी भी ईसीजी में हमको एक चीज और समझनी चाहिए, अगर टॉल टी वेव बन रही है, कम बन रही है, तो जस्ट अपन ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ उसको अटैक है। उसको हो सकता है किसी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो वेव्स होती हैं ईसीजी में वो कम ज्यादा हो सकती हैं।
ठीक है, उसी चीज को मैंने फिर से समझाया है दोस्तों। ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका, वो वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड जा रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के जरिए। तो क्या हो रहा है, जिसको हमने बोला है पी वेव जनरेट हो रही है, उसको हमने बोला पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड जाएगा, दूसरे में आर्च ऑफ एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो जैसे ही आपके दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, डिपोलराइज होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपका क्यू आर एस ये पूरा कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर बनता है आपका, जैसे ही वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, रिपोलराइज होते हैं, रिपोलराइज मतलब रिलैक्स होते हैं, तो आपका टी वेव जनरेट हो जाता है। अब बात ये आती है, तो फिर एट्रियम कब भरे जाते हैं, तो दोस्तों मैंने पहले बताया था, जो पी और क्यू सेगमेंट होता है, पी और क्यू सेगमेंट, इसमें के बीच में क्या होता है, एट्रियम दोनों फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सेम वही चीज आपको बताया गया है कि वही कैसे करके अपने पी क्यू आर एस टी वेव बनते हैं। कभी कभी दोस्तों क्यू यू वेव भी बनता है, जब नॉर्मल ईसीजी होती है तो वो उतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहती है, क्योंकि अपने पास में पी क्यू आर एस टी इतनी ही वेव्स जनरेट होनी ही बहुत जरूरी है। अगर ये जनरेट हो रही है, इनमें कम ज्यादा है, पी वेव ज्यादा बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड बन रहा है, या टी वेव बहुत ऊंचा बन रहा है, तभी हम ईसीजी को क्या कर पाएंगे, इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। अब ये चीजें हमने सीख ली हैं कि भाई पी क्यू आर एस टी वेव ये जनरेट क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा दुबला पतला है और ईसीजी जो मशीन की लीड्स हैं वो लगाई गई हैं, तो पी क्यू आर एस टी वेव बहुत ही अच्छे से जनरेट होंगी। क्यों, क्योंकि जो हार्ट के वाइब्रेशन है वो ईसीजी लीड क्या होंगी, अच्छे तरीके से पकड़ सकती हैं। और जो बहुत ही ज्यादा मोटा है, मसल मैन है, तो उसमें क्या होता है, कई बार ये जो वेव्स होती हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं आएंगी, छोटी छोटी आती हैं। क्यों, क्योंकि मसल मास ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, लीड्स होती हैं, वो क्या करेंगी, उनके वाइब्रेशंस को बहुत कम मात्रा में क्या कर पाती, कैच कर पाती है, जिसकी वजह से क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी ये वेव्स क्या हो सकती हैं, छोटी बन सकती हैं। बट उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये वेव्स बननी बहुत जरूरी है। ईसीजी में अगर वेव्स आ रही हैं, मतलब हमको उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। आप लाइनिंग, सीधी सीधी लाइनिंग आ रही है तो इसका मतलब है, या फिर कोई लीड छूट गई है तो उसमें एक लाइन जैसे V1 की छूट रही है, C1 की छूट रही है, तो वो क्या हो जाएगी, सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हमने सीखा कि पी क्यू आर एस टी वेव कैसे जनरेट होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी रिदम्स होते हैं, ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, या फिर इंटरमिटेंट, या फिर बाइजेमिक, और अरिदमिया क्या होता है, एएफ क्या होता है, वीटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि जो एमआई होते हैं, अटैक्स होते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।